की हालत क्या है। तो पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ किसान है कौन। बिहार में ये समाजवाद के नाम पर शासन करने वाले 30-35 साल से जिन सरकारों ने शासन किया है, इनके समाजवाद सोच के बावजूद आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि देश में भूमिहीनों की संख्या सबसे ज्यादा आज बिहार में है। रूरल बिहार में, ग्रामीण बिहार में करीब करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, और बिहार के स्तर पर यह आंकड़ा है करीब करीब 55%। मतलब 55% बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। ये 30-40 साल के समाजवादी सोच वाली सरकारों के बाद की स्थिति है। देश में यह आंकड़ा क्या है? देश में करीब करीब 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में यह संख्या करीब करीब 60% है। इसीलिए हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आपको मजदूर दिखते हैं। पढ़ाई उनके पास है नहीं, भूमि है नहीं, तो उनको मजदूरी उनके पास विकल्प है। अब जो 30% लोग, 40% लोग जिनके पास जमीन है, उनकी हालत आप देख लीजिए। किसानों की हालत बिहार में क्या है? बिहार में जो किसान है उसमें 91% किसान मार्जिनल किसान है। मतलब जिन 40% लोगों के पास जमीन है जो खेती कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनमें 91% लोगों के पास भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब करीब 20 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। राष्ट्र मतलब देश के स्तर पर 1 हेक्टेयर से कम मालिकाना हक वाले जो किसान हैं वो 70-72% है, और बिहार में वो आंकड़ा है 91%। तो बहुत छोटे किसान हैं यहाँ पे। एक वो समस्या है। अब उनके पास जो खाद बीज की बढ़ी हुई लागत है, अगर वो लागत जरा भी बढ़ती है तो उनके लिए खेती जो है वो लाभदायक पेशा नहीं है। बिहार में जो खाद और बीज की बढ़ी हुई कीमत है, उसमें जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो यही वजह है कि हर गांव में जहां हम लोग जा रहे हैं, लोग यूरिया 277 रुपया का 700 रुपये 800 रुपये में खरीद रहे हैं। और खासकर जो नेपाल से लगता हुआ एरिया है, बहुत बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी होने की वजह से यहाँ के लोगों को खाद के जो दाम है वो 2 गुने 3 गुने दाम देने पड़ रहे हैं। बीज की वही हालत है। इसके अलावा चूंकि नहरों, सिंचाई की कोई व्यवस्था है नहीं, जो नहरों की व्यवस्था यहाँ पहले से बनी हुई है, वो भी ज्यादातर नहर रख रखाव के अभाव में या तो बंद पड़ गए हैं या उससे समुचित सिंचाई नहीं हो पा रही है। जो नहर में थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा है, वहां पर भी लोग ये बता रहे हैं कि उनको पंपिंग सेट से ही उस नहर में पाइप डालकर पानी निकालना है। तो डीजल का खर्चा तो आपका लगेगा ही लगेगा। और डीजल बिहार में यूपी जैसे राज्यों के मुकाबले 9 से 10 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है। ये शराबबंदी का परिणाम है, जहां पर कि आपको 15-20 हजार करोड़ का साल का नुकसान हो रहा है। तो उसकी भरपाई के लिए आपने डीजल और पेट्रोल पे करीब करीब 9 से 15 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स बिहार सरकार ने लगा रखा है। तो किसानों की बढ़ी हुई लागत, खाद और बीज का समय पर न मिलना, सिंचाई की सुविधा न होना, और बिहार के बड़े भूभाग में जैसा हम लोग जानते हैं बाढ़ की भी समस्या है। जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है उनके लिए तो एडिशनल परेशानी है। इसकी वजह से एक तो फसलों की जो एक प्रोडक्टिविटी है वो देश में सबसे कम है। मतलब 1 एकड़ में जो कुछ भी हम लोग पैदा करते हैं वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कम पैदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी पैदा हो रहा है उसका मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। ये आंकड़ा मैं आपको इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि इसकी भी चर्चा बिहार में करीब करीब 10 साल से होनी ही बंद हो गई है। समर्थन मूल्य की ज्यादातर राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां किसानी मुख्य पेशा है, खेती किसानी मुख्य पेशा है लोगों का, वहां समर्थन मूल्य बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन बिहार में इस पर न कोई चर्चा करता है, न कोई जवाबदेही है। पिछले 10 साल के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में सिर्फ, और इस बात को जरूर आप लिखें क्योंकि ये जरूरी है कि लोग इस बात को समझें, पिछले 10 साल में बिहार में सिर्फ 13% धान की खरीद समर्थन मूल्य पर हुई है, और गेहूं के मामले में ये आंकड़ा है 1%, सिर्फ 1%। और दूसरे अन्य सारे फसलों के लिए 1 पैसे का भी सरकारी खरीद या समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई है। इसका खामियाजा किसान को क्या हो रहा है? जैसे हम लोग जब पैदल चल रहे हैं, तो मैं पश्चिम चंपारण से अभी तक करीब 70 दिन पैदल चल चुका।
हर जगह किसानों से मैं पूछता हूं कि अभी धान के कटनी का सीजन है कि आप किस भाव पर धान अपना बेच रहे हैं या गन्ना किस भाव पे बेच रहे हैं। अभी तक का एवरेज जो लोगों ने बताया है वो 1200 से 1600 रुपए है। पश्चिम चंपारण में तो लोगों ने 1200 से 1400 बताया था। पूर्वी चंपारण में जरूर लोग 1400, 1500, 1600 तक का भी भाव बता रहे हैं। लेकिन अगर आप एवरेज 1400 या 1500 भी ले लें तो धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया और यहाँ के 99.9% किसान बेच रहे हैं 1400, 1300, 1500 में। तो इसका जब मैंने राज्य के स्तर पर आकलन कराया तो पता चला कि हर साल किसानों को समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये इतनी बड़ी राशि है और ये पैसा आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ी ये बात ये है कि ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है। ये पैसा केंद्र सरकार फूड सब्सिडी के तौर पर 5.5 लाख करोड़ रुपया पिछले साल सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने। राज्य सरकारों की जिम्मेवारी ये है कि वो मंडी की व्यवस्था बनाए या किसी दूसरी कोऑपरेटिव या पैक्स या एफपीओ के माध्यम से इन फसलों की खरीद करें, उनको भुगतान करें और उसका रीइंबर्समेंट कराएं सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिहार सरकार की नाकामी की वजह से यहाँ समर्थन मूल्य पर कहीं खरीद हो नहीं रहा है। पैक्स से जो खरीद हो रहा है, जो उसका मैंने आंकड़ा दे दिया, वो 13% है पिछले 10 साल में उसका एवरेज। थोड़ा बहुत कुछ खरीद होता है तो वो पैसा आप केंद्र सरकार से ले नहीं पा रहे हैं। और जो प्रोग्रेसिव राज्य है, पंजाब जैसा राज्य, वहां 70% गेहूं खरीदा जा रहा है समर्थन मूल्य पे और बिहार में 1% गेहूं खरीदा जा रहा है। तो आप समझिए कि बिहार का किसान और पंजाब के किसान की आमदनी में कितना बड़ा फर्क होगा। अगर आप बराबर का भी पैदा कर दें तो भी आप उससे 30%, 40% कम भाव में अपना अनाज बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ का हर साल का बिहार के किसानों को नुकसान हो रहा है। तीसरी बात मैंने बताई रोजी रोजगार को लेकर। क्योंकि 60% लोग भूमिहीन हैं, शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, तो पूरे देश में हम लोग की आज पहचान, बिहार की पहचान फैक्ट्री मजदूर बनाने की फैक्ट्री के तौर पर है। हम लोग यहाँ टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, ईंट सीमेंट छड़ नहीं बनाते हैं। हम लोग यहाँ बना रहे हैं मजदूर। देश भर के में जिन लोगों को भी मजदूर की जरूरत है वो बिहार की तरफ देखते हैं और ऐसा समझते हैं कि बिहार जो है वो मजदूरों का सप्लाई हब है। अब ये स्थिति से पहले ये समझे कि स्थिति है क्यों। स्थिति इसलिए है कि 60% लोग भूमिहीन हैं, शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, और तीसरी जो बड़ी बात है कि पूंजी की अनुपलब्धता। कोई भी छोटा मोटा भी रोजी रोजगार अगर आपको करना है, अगर एक आपको सब्जी की दुकान भी लगानी है उसके लिए भी पूंजी चाहिए। अगर आपको एक सैलून खोलना है, एक रेडीमेड का दुकान खोलना है, एक छोटा टेम्पू चलाना है, एक गाड़ी चलानी है, हर चीज के लिए पूंजी चाहिए। कई बार जब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगते हैं, तो हम लोग के ज्यादातर यहाँ चर्चा होती है कि ये चीनी मिल बंद है, ये चॉकलेट की फैक्ट्री बंद है। वो तो ठीक है, वो छोटा पहलू है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार अगर चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि एक बड़ी जनसंख्या स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो। स्वरोजगार के लिए क्या चाहिए? आपको कुछ स्किल चाहिए। मान लीजिए कि आप बार्बर हैं, तो अभी वो बार्बर की ट्रेनिंग तो उसकी है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है कि वो सैलून खोल ले। तो वो दिल्ली में जाकर, बॉम्बे में जाकर कहीं मजदूरी कर रहा है, लेबर के तौर पर काम कर रहा है किसी सैलून में। लेकिन अगर पूंजी की उपलब्धता होती तो शायद वो व्यक्ति सैलून यही खोल पाता और अपने बार्बर होने की स्किल का सही सदुपयोग कर पाता। तो यहाँ पूंजी की इतनी बड़ी अनुपलब्धता क्यों है? कई लोगों को लगता है कि बिहार गरीब है इसलिए यहाँ पूंजी नहीं है। वो तो एक पहलू है, लेकिन मैं एक आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ जिसकी चर्चा भी बिहार में कोई कहीं नहीं करता है। पूंजी की उपलब्धता का सबसे जो बड़ा जरिया है वो है बैंकों से जो ऋण लोगों को मिलता है। उसको जांचने के लिए उसका एक पैमाना देश भर में यूज किया जाता है जिसको कहते हैं हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब जितना पैसा आप बैंकों में जमा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मुहैया कराते हैं ताकि वो लोग छोटा मोटा व्यापार कर सके, बड़ा व्यापार कर सके। देश के स्तर पे जितना पैसा बैंकों में जमा होता है वो उसका 70% राशि लोगों को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलती है। इसी का नाम है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा डिपॉजिट हुआ उसके अगेंस्ट बैंकों ने ऋण कितना दिया। बिहार में यह आंकड़ा लालू जी के जमाने में 20% से कम था। अब नीतीश जी के 17 साल के शासन में क्या हुआ, ये आंकड़ा 20 से बढ़कर करीब करीब अभी 40% है। इसका
क्या बिहार को इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है, मैं वो आपको समझाना चाहता हूं। पिछले साल गरीब बिहार में लोगों ने 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किए गए। तो राष्ट्रीय औसत है 70%। उसके हिसाब से बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। चाहे आप टैक्सी चलाना चाहते थे, सैलून चलाना चाहते थे, मछली की खेती करना चाहते थे, अंडे का कारोबार करना चाहते थे, जो भी छोटा मोटा व्यापार करना चाहते थे, इसके लिए आपको 2,80,000 करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिलना चाहिए था। मिला है कितना? 1,61,000, क्योंकि यहाँ 40% है सीडी रेशियो। तो 1,25,000 करोड़ रुपया गया कहां? मतलब 4,21,000 करोड़ हम लोगों ने जमा किया, बिहार के लोगों को मिला 1,60,000 करोड़ रुपया, और बाकी पैसा जो 2.5 लाख करोड़ है वो बिहार से बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में चला गया जिन राज्यों में उद्योग धंधे पनप रहे हैं। तो बिहार की गरीब जनता की कमाई या जो हमारी बचत है, इस पैसे का उपयोग करके कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वहां व्यापार हो रहा है। क्योंकि उन राज्यों में सीडी रेशियो 70 नहीं है, वहां पर 90, 95, 100, मतलब कि अगर तमिलनाडु के लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो वहां के बैंक तमिलनाडु में 102 रुपया ऋण दे रहे हैं, और बिहार के लोग बिहार में 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो हम लोग को 40 रुपया ऋण मिल रहा है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव 1 लाख करोड़ रुपया भी मांग लीजिए या 1.5 लाख करोड़ रुपया मान लीजिए कि हर साल ये पैसा बैंकों से शिफ्ट हो रहा है बिहार से दूसरे राज्यों में, तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि 30 साल लालू नीतीश के राज में कितना बड़ा पूंजी बिहार से शिफ्ट होकर दूसरे राज्यों में चला गया। तो पैसा हम लोगों का, लोग हम लोगों के, वो सैलून खुल रहा है दिल्ली में, वो रेडीमेड की दुकान खुल रही है दिल्ली में, और हम लोग के लोग वहां जाकर उसी में मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग का नजरिया ये है कि बिहार में रोजी रोजगार के लिए शिक्षा व्यवस्था का सुधरना, स्किल ट्रेनिंग देना, और उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर ऋण की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, जो कि बिल्कुल संभव है। क्योंकि ये बैंकों पर, ये कोई हमारी सोच नहीं है, बैंकों की ये जवाबदेही है। हर साल इसकी बैठक भी होती है, मुख्यमंत्री स्वयं उस बैठक में जाते हैं। हर बैठक में उन्होंने, पिछले 17 साल का बैठक भाषण आप उठा के देख लीजिए, हर बैठक में उन्होंने इस बात के लिए अनुरोध किया है कि बैंकों को यहाँ सीडी रेशियो कम से कम भारत के बराबर, राष्ट्रीय औसत के बराबर करना चाहिए। आज तक इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर सिर्फ राष्ट्रीय औसत के बराबर बैंक यहाँ ऋण देने लगे तो हर साल बिहार की गरीब जनता को करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया अलग से व्यापार करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, स्वरोजगार के कोई काम करने के लिए मिलने लगेगा। ये कितनी बड़ी राशि है, ये इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि पूरे बिहार का बजट है करीब 2.25 लाख करोड़, और 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपया हम लोग का पैसा बैंकों से यहाँ से शिफ्ट हो रहा है दूसरे राज्यों में। तो हम लोग की गरीबी कैसे दूर होगी? और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिन विषयों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो शिक्षा हो, मैंने किसानी की बात की, समर्थन मूल्य की, या सीडी रेशियो की, आप इतने दिन से पत्रकार हैं, नेताओं को कवर करते हैं, कोई भी व्यक्ति इन पर बात नहीं करता है। आप फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाइए, उनसे जरा पूछिए कि सीडी रेशियो क्या है, उनको पता ही नहीं होगा। अगर पता होगा तो एक आंकड़ा दे देंगे उन्होंने क्या प्रयास किए। कोई ना कोई पूछ रहा है, ना कोई देख रहा है, और हम लोग यही हमेशा सर फोड़ रहे हैं कि बिहार तो बहुत गरीब है, बिहार तो बहुत गरीब है, हम लोग गरीबी से कैसे निकले। अरे भाई, आप कैसे निकलिएगा? जब आपके पैसे से तमिलनाडु में व्यापार होगा, तमिलनाडु में उद्योग लगेगा, गुजरात में उद्योग लगेगा, तो आप कैसे बढ़िएगा? और मैं अभी गणना करा रहा हूं कि जो यहाँ से दूसरे पैसे का जो शिफ्टिंग हो रहा है, जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास भी बिहार में पैसा है वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसा, आपका लड़का कोचिंग करना चाहता है, वो कोटा जा रहा है, तो कोटा जा रहा है तो कोटा में उसका 2.5 लाख 3 लाख रुपए साल का खर्च हो रहा है। वो पैसा बिहार की जनता यहाँ से शिफ्ट कर रही है राजस्थान में। अगर कोटा जैसा कोई सेंटर बिहार में होता तो पैसा बिहार में रहता। तो एक तो हम लोग के पास पूंजी है नहीं, और जो है उसको हम लोग, उसका बड़ा पोर्शन शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे राज्य में। और ये पिछले 30-40 सालों से लगातार हो रहा है। ना इस पर चर्चा होती है, ना समाज में चर्चा हो रही है, ना पत्रकारों के द्वारा चर्चा हो रही है। राजनेता तो खैर है ही वैसे ही। बिहार में राजनेताओं ने अपनी एक छवि बना ली है
कि जो आदमी कुर्ता के ऊपर गंजी पहन ले वही आदमी जमीनी नेता है। बिहार के नेता को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, कोई समझ नहीं होनी चाहिए, न इकोनॉमिक, न सामाजिक, न आर्थिक, सिर्फ बकवास, सिर्फ एक दूसरे पे गाली गलौज, बेकार की बातें, बेतुकी बातें करना, इसी को हमने आपने बिहार के जमीनी नेता होने का प्रमाण मान लिया है। यही वजह है बिहार की दुर्दशा का। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे अपने 70 दिन में मैंने क्या